नाज़रीन आदाब, मैं हूं अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे ख़ास पेशकश में आज बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को अरब अमारात के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड यानी दीवानी एजाज़ निशान ज़ायद से नवाजा गया। यूएई और भारत में काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। अमारात ने 6 अगस्त को कहा कि कश्मीर में क़वानीन में रद्दोबदल में फ़ैसला हिंदुस्तान का ज़ाती मसला है। मोदी साहब ने अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात कर दो तरफ़ा इलाक़ाई और दीगर बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख़याल किया। मोदी को अमारात के अजीम तर दीवानी एजाज़ से भी नवाजा गया। इसके लिए उनकी नामजदगी अप्रैल में हो गई थी। यहाँ से मोदी साहब बहरीन के दौरे पर गए। वे भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने बहरीन का दौरा किया। वहाँ उन्होंने अपने हम मनसब शहज़ादा शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से तबादला ख़याल किया। सभी मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 ख़ास मेहमान। साबिक़ सफ़ीर वीरेंद्र गुप्ता साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। वाइल अब्बाद साहब, आप अरब निजात सहाफ़ी हैं और हिंदुस्तान और अरब मामलात के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया सर। और डॉक्टर मीना सिंह रॉय, आप IDSE में रफ़ीक़ाए तहक़ीक़ यानी रिसर्च एसोसिएट हैं। सबसे पहले एम्बेसडर गुप्ता साहब, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूँगा। आप मानते हैं कि यूएई और बहरीन का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का दौरा कामयाब है? बहुत कामयाब रहा और इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इंडिया ने मिडल ईस्ट के तरफ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ख़ास बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़बरदस्त थ्रस्ट लिया गया है और जैसा होना चाहिए हमारी पॉलिसी एक आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में बंधी रहने की बजाय एक नेशनल इंटरेस्ट पे हम उसको जांच रहे हैं, आंक रहे हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट हमारे लिए बहुत मायनों में अहमियत रखती है। सबसे बड़ी तो एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे लिए जो पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बड़ा जो है सोर्स है, और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में हमारे 11 मिलियन, 1 करोड़ से ज़्यादा जो है माइग्रेंट वर्कर्स, लोग बाग यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए और उनको रोज़गार मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके वहाँ पे रहने से एक बहुत रेमिटेंस का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ख़ास अहम हैं हमारे लिए और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन देशों से संबंध बढ़ाए जाएं। तो रीजनल स्पेसिफिक अप्रोच, जैसे हम कहते हैं ना कि एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट, तो मैं समझता हूँ उतना ही अहमियत जो है वो वेस्ट एशिया पे दिया गया है और एक एक करके हर देशों से, जो सऊदी अरेबिया, इस बार यूएई, और सोचने वाली बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तीसरी विज़िट है। 5 सालों में 3 विज़िट एक देश को होना, क्योंकि यूएई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा ट्रेड है हमारा, $60 बिलियन का ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होता है। तो ट्रेड और इकोनॉमिक सिचुएशन में तो देखें सभी देशों से हमारे बड़े अच्छे अच्छे संबंध हैं, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट जो हमको मिल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक हालत ये थी कि उसको एक रिलीजियस दायरे में देख के, और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम अपना जो आयाम हैं उनको पाकिस्तान के नज़रिए से देखना उचित नहीं है, क्योंकि हमारा अपना वजूद है और हम जो चीज़ें करते हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान को हमें नीचा दिखाना है, क्योंकि हमें अपनी जनता के लिए और हमारे देश के लिए सही काम नेशनल इंटरेस्ट में करना है। लेकिन अगर एक बार को देखा जाए तो पाकिस्तान हर मौके पे चाहता है कि इंडिया को वहाँ पे एम्बैरस किया जाए, इंडिया को परेशानी की जाए। पहले जब हमारे यहाँ पुलवामा में स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमारे जो अटैक हुए, तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि OIC कंट्रीज से और गल्फ कंट्रीज से हमारी निंदा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूएई में OIC समिट हो रही थी
उसमें सुषमा जी गई और पाकिस्तान की बहुत कोशिश रही कि वो इनविटेशन हमसे विड्रॉ कर लिया जाए। इस बार जो है हमारे प्रधानमंत्री यूएई में गए और उनको देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला और जो हमारे रिलेशनशिप है उसको आगे को एक तरक्की मिली। पाकिस्तान बहुत नाराज़ हुआ इससे। तो ये सब इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव मिडिल ईस्ट में रहा है मोदी जी के लीडरशिप में, बहुत सक्सेसफुल रहा है और वो पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया है। और जो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में नहीं कर पाया है वो दुनिया भर के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ये कहानी है, ये कहानी पूरे दुनिया भर में है। पाकिस्तान टोटली आइसोलेट हो गया है और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और सब लोगों ने हमारे जो हमने कश्मीर में किया या जो और भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके लिए हमसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली रीज़न है क्योंकि इंडिया की एक वर्ल्ड स्टेज में एक स्टैंडिंग है आज और इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया बहुत समझदारी से काम करता है, तो इंडिया की रिस्पेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बढ़ गई है। तो जैसा हम चाहते हैं इन देशों से अच्छे संबंध बनाना, ऐसा ही ये देश भी चाहते हैं हमसे अच्छे संबंध बनाना। अवध साहब, यूएई का सबसे बड़ा एजाज़ उनको मिला, ये खुशी की बात है, लेकिन मोदी साहब ने अपने खिताब में ये बात कही कि हिंदुस्तान 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकनॉमी को टच करना चाहता है और उसमें अमारात का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान और अमारात के बीच के जो तजारती ताल्लुकात हैं, जो बिज़नेस रिलेशनशिप है, उसमें कितनी गुंजाइश है और अभी वो जहाँ पर है उससे क्या और सुधर सकता है? जो एम्बेसडर गुप्ता कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके अलावा मैं भी ये कहना चाहते हो, ये इंडिया में और अरब मुल्क में इतना ताल्लुक़ पुराना है। मतलब आप समझ लो जिस वक्त अरब देश वाले लोग हैं वहाँ पर सीधा से बाई शिप कमिंग टू केरला से आ रहा है, तो इनकी काफ़ी मतलब ट्रेड चला रहे, काफ़ी ट्रेड बेनिफिट दोनों तरफ, मतलब दोनों मुल्क में वहाँ बहुत फ़ायदा हो गया। उसके बाद आप याद रखना है जब तक 1961 है तो इंडियन रुपीज़ वहाँ पर ट्रेड चल रहा, कोई करेंसी नहीं है सारा जीसीसी देश में, वहाँ पर तो इंडियन रुपया चल रहा है वहाँ पर। उसके बाद जब तक वो तेल डिस्कवर हो गया था, उसी के अलावा है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, ज़्यादा एक्सपैट आ गया था। जैसे एम्बेसडर कहते 80 लाख हिंदुस्तान वाले लोग अभी यहाँ पर है, 30 लाख है सिर्फ वहाँ पर यूएई के अंदर हिंदुस्तानी वाले लोग, और आप ये समझ लो 140 लाख हर साल में जीसीसी में आते जाते। ये इतना $40 बिलियन रेवेन्यूज़ हर साल में इंडिया में आते वहाँ पर है, तो बहुत ताल्लुक़ है। दूसरी बात है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर अभी तक यूएई में एक्सपो 2020 जो अगले साल में, तो काफ़ी मतलब ये अहमियत इंडिया के लिए ताल्लुक़ ज़्यादा होता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मांग रहे यहाँ पर इंडियन कंपनी में वहाँ पर आने चाहिए, वहाँ पर उनको एक्सपो ट्रेड में आना चाहिए। इसका मतलब ये एक ही चीज़ है, 60% ऑफ द ट्रेड जो आज करंट ट्रेड भी है वहाँ पर इंडिया और यूएई में, उन्होंने और बढ़ाना चाहिए 60%। तो इसलिए जब तक प्रधानमंत्री में कह रहे इट इज़ गोइंग टू बी इतना हो जाएगी, वो तो बिल्कुल इट इज़ ईजी टास्क, मतलब टास्क अप्रोच हो सकता है दोनों देश में, क्योंकि बहुत अहमियत है यूएई के लिए, स्पेशली दुबई में फॉर द ट्रेड बिजनेस, इंडिया में और बाकी मतलब साउथ एशिया और इंडिया एज अ ट्रांजिट होल। आजकल बहुत इंडियन कंपनीज वहाँ पर, यहाँ पर ये जबल अली में, शारजा में, रसूल खैमा में, वहाँ पर उन्होंने फ्री जोन बनाया था, तो सारा हिंदुस्तान वाले लोग हैं, उनकी जो माल वहाँ पर रखा है और जो उनके असेंबल भी कर सकते वहाँ पर पूरा काम करते, वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिया अरब मुल्क में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इंडियन सिक्योरिटी जो ऑयल सिक्योरिटी है। लेकिन आप ये समझ लो 80 लाख आदमी है जो वहाँ पर रहने के लिए, तो नॉट ओनली ऑयल सिक्योरिटी बहुत अहमियत है, ये भी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आज ये ह्यूमन मतलब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वहाँ पर बहुत झगड़ा चल रहा है, युद्ध है, टर्बुलेंस भी है। अगर कोई प्रॉब्लम गॉड फॉरबिडन युद्ध शुरू हो रहा है, इसलिए उसकी थोड़ा से शांति होना चाहिए। तो इंडिया में कैन प्ले अ मेजर रोल इन अ प्रोएक्टिव रोल दिस इन स्टेबलाइजिंग द रीजन। तो ट्रेड में सबसे बड़ा अहमियत है, क्योंकि अगर आपके लिए वहाँ पर शांति है देन यू कैन इंक्रीज द ट्रेड, यू कैन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, वाइस वर्सा। जैसे हिंदुस्तान वाले का मतलब अभी जीसीसी कंट्री आप देख लो, सऊदी अरेबिया भी आ गया,
इमारत भी आ गया, कुवैत भी आ गया इंडिया के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बोथ साइड, पेट्रोकेमिकल और इंडियन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। अगर वहाँ पर भी शांति भी नहीं हो सकता है, इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्रोच द टारगेट। इसलिए द ट्रेड रिलेशन इज़ इक्वली पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली एज वेल इज़ इम्पोर्टेंट। डॉक्टर मीना, एक अमारात की एक न्यूज़ एजेंसी है WAM, उसको इंटरव्यू देते हुए मोदी साहब ने कहा कि हमारे लिए अमारात एक वैल्यूएबल पार्टनर है। ये दो अल्फाज का बड़ा ख़ास माना है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? देखिए, जो इस समय आप देख रहे हैं वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट हैं, और सबसे जो अहम बात ये है कि नज़रिया वहाँ भी बदला है इंडिया के प्रति, और इंडिया में भी बदला है इस रीजन के प्रति। और अगर जितने भी हमारे GCC या गल्फ़ के जो हमारे पार्टनर्स हैं, अगर उसमें आप इंडिया के रिलेशनशिप को अगर देखेंगे और अगर उसको एनालाइज करेंगे, तो UAE एक सबसे अहम ऐसा कंट्री है जो उभर के आता है, ना कि सिर्फ जो हमारे इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, बल्कि उसके बियॉन्ड, या तो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं या फिर हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बट जब हम UAE की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के आगे जो है हमारा रिलेशनशिप बढ़ गया है। आप अगर देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट ही आप ले लें पूरे मिडल ईस्ट में, वो कितनी बार कहाँ कहाँ गए हैं, और अगर आप उसमें UAE देखेंगे तो ये सबसे अहम पार्टनर हमारे हैं इस वक्त। आप काउंटर टेररिज्म देख लें, आप अगर देखें ट्रेड, आप अगर देखें एनर्जी और सॉफ्ट पावर और सिक्योरिटी, ये चारों अगर आप एनालाइज करें, इनका आप देखें। और तीसरी चीज़ है कि हम तीसरे कंट्री के साथ भी डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, कि हमने ये भी एग्रीमेंट साइन किया है कि इंडिया और UAE दोनों अफ्रीका में डेवलपमेंट पार्टनरशिप के से मिलके वहाँ पे काम करेंगे। और सऊदी अरेबिया और UAE और इंडिया भी हम लोग एनर्जी की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ 2 देशों की नहीं, 3 देशों की, इससे ज़्यादा जो आप कहें, जो मैं कहना चाहती हूँ स्पेशली, जो UAE की एक सॉफ्ट पावर का जो प्रोजेक्शन आप अब देख रहे हैं, हम स्पेस में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हम काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं उससे काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है और वो पोटेंशियल है। तो उसमें जब हम UAE की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री अगर आप देखें तो वो सबसे बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच जो पोटेंशियल है, वो मैं कहूँगी फिनोमिनल है। लेकिन वहाँ पे काम इंडिया में भी होना है, और हमें ये देखना होगा और हमें ऐसा वातावरण प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी उन्होंने लॉन्च किया है रुपे कार्ड, अब आप देखिएगा इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो मोदी साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है उनका पर्सनल डायनामिज्म, उनका व्यक्तित्व जो लोगों को आकर्षित करता है, ना सिर्फ वहाँ के लीडरशिप को बल्कि वहाँ के लोगों से वो बड़े ही आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये कहा जाता था कि भाई ये जो है बड़ी टफ रिजीम है और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध नहीं हो पाएगा, बट बिल्कुल उल्टा हुआ। आप देखें, अगर ट्रेड फिगर्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक बढ़ी हैं। और मेरा सिर्फ मतलब एज अ रिसर्च एनालिस्ट ये कहना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट UAE से इंडिया में आना है उसके लिए हमें यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन और ऐसी व्यवस्था उन्हें देनी पड़ेगी ताकि वहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन का लेवल ना रहे और हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूज़ कर पाएँ। एम्बेसडर गुप्ता, आपकी और डॉक्टर अव्वाद की बात को आगे बढ़ाते हुए, करीब 60 बिलियन का तो हमारा कारोबार ही है दोनों मुल्कों का, और रेमिटेंस करीब $40 बिलियन अलग अलग अरब रीजन से आता है। इसमें बड़ा हिस्सा अमारात का है, तो करीब 1 ट्रिलियन तो यही टच कर रहा है। हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी UAE है। अब भी गुंजाइश है इसमें?
ज़रूर गुंजाइश है। और जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है। हम तेल खरीदते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बेचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट, और देखिए हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इंडिया में। अगर हमको तरक्की करनी है तो हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है, लेकिन हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब दो देशों में जो रिलेशनशिप बढ़ती है तो पर्सनल डायनामिज्म लीडर्स की बहुत अहम रोल प्ले करती है। बट मेरा मानना ये है कि सर्कमस्टांसेस सही होने चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, दोनों तरफ से ज़रूरत होनी चाहिए रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए। तो आप अगर इसको नज़र करें कि करीब 2000 के आसपास गल्फ़ कंट्रीज़ के पास बहुत पैसा है, पेट्रो डॉलर्स जिनको बोलते हैं जैसे, तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ किया जाए। ट्रेडिशनली दे वर इन्वेस्टेड इन अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। उनको एकाएक ऐसे लगने लगा कि वो सिक्योर नहीं है, किस वक्त में उस पर फ्रीज लगा दिया जाए। ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस जो आई, जिसकी शक हो गया लोगों को, तो ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ढूंढा जाए अपने पेट्रो डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर वेस्टर्न जो ट्रेडिशनल कंट्रीज़ हैं वहाँ नहीं भेज रहे हैं आप पैसा, तो कहाँ भेजेंगे? सबसे चाइना हो सकता है, और पर चाइना का सिस्टम बड़ा ओपेक है। पैसे तो आपने डाल दिए, लेकिन कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। इंडिया का एडवांटेज है, इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्री ट्रांसपेरेंट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, फ्री जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, फ्री मीडिया। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इंडिया उभर के आया एक अच्छा डेस्टिनेशन, ऐसा लोगों में सोच शुरू हुई जी। अब इन चीज़ों को फ्रक्टिफाई करने में, ऑपरेशनलाइज करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन सोच शुरू हुई। मैं जब विदेश मंत्रालय में था तो हमने 2-3 गल्फ़ कंट्रीज से बात करी एक सॉवरेन फंड बनाने के लिए, और वहाँ के सॉवरेन फंड बना के पेट्रो डॉलर्स का इस्तेमाल करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए एक व्हीकल। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का उभर के आना एक अच्छा प्रॉफिटेबल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये जो है उन लोगों के लिए हमारे यहाँ का अट्रैक्शन हुआ। और हमको उनके पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हमको अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से नए रोज़गार लगाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, और मोदी जी ने देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। 2006 में सऊदी अरेबिया के किंग आए थे इंडिया, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा मिडल ईस्ट से कनेक्शन, एक बहुत बड़ा कनेक्शन शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी के वक्त में ही हुआ, ये हमारी सरकार की कोशिश जारी है, और पिछले 5 सालों में उसको बहुत ज़्यादा बल मिला। तो ये पॉलिटिकल क्लाइमेट अच्छी होने की वजह से अब हमें इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है वो खुलने के लिए बस बेकरार है एक तरीके से जी। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब देते हुए कि अगले 2-3 सालों में हम इसमें बहुत ज़बरदस्त तरक्की देखेंगे। ट्रेड में तरक्की देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो ज़्यादातर हमारा जो ट्रेड है वो ऑयल डिनोट करता है, बट ऑयल के अलावा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्वेस्टमेंट की जो तादाद है वो बहुत बढ़ेगी, और भी हमारा जो है कोऑपरेशन हर चीज़ों में बढ़ेगा। डॉक्टर अवाद, क्या आप इस तरह की कोई गुंजाइश देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो मकामी बहरान है, जो लोकल क्राइसिस है, उसमें न्यूट्रल रहना उसके हक़ में जाता है? मिसाल के तौर पर यमन में हिंदुस्तान की कोई हिस्सेदारी नहीं है, पाकिस्तान की है, ओआईसी की है, सीरिया की, ईरान की है, बाकी कंट्री की, वेस्ट की है, इज़राइल की तो नो डाउट है। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन है और सीरिया क्राइसिस है। आपको लगता है कई बार न्यूट्रल हो जाना भी हिंदुस्तान के हक़ में जाता है? वैसे एक वक्त में ज़रूरत है। जब तक नन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था, इंडियन इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, उसकी वक्त में जब तक हम लोग वहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ सब फ्रीडम के लिए मांग रहे थे, मतलब इस्तक़लाल मांग रहे थे,
तो इट वाज इंडियन पोजीशन वाज अंडरस्टूड। ये तो इंडिया में हमेशा ऐसी पोजीशन ले लिया, तो न्यूट्रल भी है, वो सपोर्टिंग ऑल द फ्रीडम मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आजकल तो देख लो 1990 है जब तक इंडिया में तो चेंज किया था, मतलब देख लो आप पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इंडियन रिफॉर्म शुरू हो गया था और इंडिया रिस्पेक्टेबल इन द वर्ल्ड एज वेल। देख लो 30 साल हो गया था, मतलब इंडियन इमेज बहुत अच्छा हो गया देश लोग। तो आपका ये यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द रीजनल पावर टू अ ग्लोबल पावर। ये तो इमर्जिंग पावर हम लोग जो कहते हैं, अब जो सॉफ्ट पावर का पॉलिसी क्या बात करते हैं। आई थिंक इंडिया में आजकल तो प्रोएक्टिव पॉलिसी करना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा इंडिया में हर पार्टी से दोस्त बनाया था, जहाँ हमारा दुश्मन भी है या हमारा दोस्त भी है। इंडिया में बिल्कुल न्यूट्रल है लेकिन दोस्त ही है। लेकिन इंडिया ऑल्सो उसकी फर्स्ट स्टेक होल्डर में वहाँ पर अरब मुल्क में के अंदर इंडियन स्टेक होल्डर, इंडिया इज स्टेक होल्डर। इसका मकसद ये है इंडियन सिटीजन में उनकी सेफ्टी होना चाहिए, इंडियन इंटरेस्ट भी सेफ्टी होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकली इकोनॉमिकली होना चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए इंडिया पोजीशन शुड बी मोर प्रोएक्टिव इन इन्वॉल्विंग इन द पॉलिसी, नॉट टू टेक साइड, या ना उनके साथ में या उनके साथ में, मतलब प्ले न्यूट्रल बट गो विद द अबाइड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो वहाँ पर भी है। इसी विजिट में जो हम लोग बात करके हमारा प्रधानमंत्री में बहरीन और यूएई, इसका 2 मैसेज भी आ गया मेरे हिसाब से। एक रिसालत भी है, ये टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो आपका रीजनल इशू है, जो आपके इशू मतलब इंडिया में 370 वाले के जो आर्टिकल बात करके या वो 32 वाले का उसके मकसद ये अरब मुल्क में कह रहे हैं ये तो इंटरनल इशू है, बाकी बायलैटरल सोल्यूशन होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान में तो करना चाहिए। ये तो दैट इज़ द क्लियर मैसेज। दूसरी बात भी है, वो सबसे अहमियत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी गया आप मंदिर के लिए इनॉग्रेशन गया था। देख लो अभी अरब मुल्क में मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, कुवैत के अंदर समझ लो, ओमान भी अंदर है, सऊदी अरेबिया भी है, यूएई है, बहरीन, इराक, सारे अरब मुल्क में वहाँ पर भी है। ये इसका ये कोएग्जिस्टेंस अमंग रिलीजन। आजकल ये नहीं है हमारा मुसलमान वाले के इसलिए हमको उनका साइड मदद करना, इट इज़ द रिलीजन, कीप द रिलीजन असाइड। तो इसलिए ये तो बहुत अहमियत है, ये तो दोनों मैसेज आ गया था, ये प्रधानमंत्री के विजिट की बात है। तो मेरा ख्याल से इसी अलावा इंडिया में शुड लुक बियॉन्ड साउथ एशिया। आप देख लो जियो पॉलिटिक्स और ये अरब वेस्ट एशियन अफेयर्स में अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, आप देख लो ये जब तक इराक इन्वेजन अमेरिकन में क्या हो गया हिंदुस्तान वाले लोग के, और जब तक कुवैत इन्वेजन भी हो गया क्या हो रहा है, यमन भी है, लीबिया भी है। आप ये समझ लो 80 लाख लोग में कैसा निकाल देंगे अगर युद्ध शुरू हो गया। सो इफ़ यू डोंट प्ले अ मेजर रोल टू स्टेबलाइज द रीजन, ये हम मतलब इंडियन लोग वाले खतरनाक, बहुत खतरनाक है। तो दैट इज़ वाई इंडिया has to find its position in the global affairs, इसलिए they should be more proactive policy। जी डॉक्टर मीना, बहरीन जाने वाले हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, इसमें कुछ ख़ास बात देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इतने सालों में हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि वेस्ट एशिया इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, और पर अगर आप वीआईपी विज़िट्स को देखें या प्राइम मिनिस्टर्स की विज़िट्स को देखें तो ये हमेशा हम लोगों को, जब हम वहाँ गए तो ये कहा गया कि हालांकि आप कहते हैं ये रीजन जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो आते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो उन्होंने बहरीन का डेस्टिनेशन चूज़ किया, और अगर आप देखें कि पहले प्रधानमंत्री थे जो इज़राइल भी गए, तो इन्होंने हमेशा इन चीज़ों को हटके और जो रीजन उनसे चाहता है, जो कंट्रीज़ मतलब जिस चीज़ पे उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीदें ये पूरी कर रही हैं। तो उस नज़रिए से अगर आप देखें, पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप देखें, तो वो जो देश आपसे कुछ उम्मीद बांधे हुए थे वो उन्होंने पूरी करी। तो उस हिसाब से मैं ये कहूँगी कि बहरीन जो गेटवे टू द गल्फ कहा जाता है, और हमारे अपने लोग वहाँ पे हैं, और उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है बहरीन की, वो ये डिमांड करता है। हमारे 20% करीब ट्रेड भी उनसे बढ़ा है। अभी नया जो खोज हुई है टाइट ऑयल और शेल गैस की, उसमें भी हमारा इंटरेस्ट है।
तो ये सब अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी था डिप्लोमेटिक लेवल पे ये दिखाना और ये जताना कि हम आपको अहमियत देते हैं। उस नज़रिए से मैं कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विज़िट एक लैंडमार्क विज़िट है जो कि बहरीन काफ़ी इंडिया फ्रेंडली है। हमने जब भी ट्रैक 2 लेवल पे भी उनसे कांटेक्ट किया, सो हमेशा हमें ये कहा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर कभी हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, आए नहीं हैं कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारे लिए। और मैं ये कहूँगी कि आगे जो पोटेंशियल हम देख रहे हैं हर तरह से, जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो ट्रेड है, कॉमर्स है, और जो कल्चरल डायमेंशन है हमारा हज़ारों साल पुराना, मेरे ख्याल से उनको जोड़ के बांधे रखने के लिए हाई लेवल विजिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर मीना, डॉक्टर वाइल अव्वाद और एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में हमारे साथ शरीक होने के लिए। खलीज फ़ारस के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि वहाँ पानी नहीं पिघला हुआ सोना बहता है। यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल निकलता है, सबसे ज़्यादा गैस निकलती है और यहीं से ट्रांसपोर्ट भी होती है। खलीज फ़ारस में हिंदुस्तान के बहुत सारे मफाद हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ करना किसी भी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। आपकी राय इस प्रोग्राम पर क्या है? DD Urdu Specials@gmail.com पर बताएं। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।